हेलो डियर, तो जितने भी हमारे डियर स्टूडेंट हैं सेकेंड ईयर के, उनको बहुत बहुत स्वागत है। और आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि दो क्वेश्चन MSN 2 के यानी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 से लाए हैं। अब देखिए, होता यह है कि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं कि जो मेडिकल सर्जिकल 1 में पढ़ना है वो 2 में भी पढ़ना है और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में भी है, तो ऐसे में कन्फ्यूज हो जाते हैं। आप लोग देखते होइएगा कि जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का क्वेश्चन है वो आपको जो है वही क्वेश्चन, जैसे जॉन्डिस है तो जॉन्डिस जो है आपको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में भी है और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में भी है। ऐसे ही इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन मतलब अवरोध वहाँ भी है और यहाँ भी है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जो कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में भी है और MSN में भी है। तो देखिए, आपको लॉजिक लगाना है। लॉजिक क्या लगाना है कि सब चीज़ तो सेम ही रहेगा। जैसे जॉन्डिस है तो जॉन्डिस जो बच्चा में होगा वो कहीं ना कहीं उसमें का बहुत चीज़ें जो है वो यहाँ आप MSN में पढ़ेंगे तो सेम होगा। बस ध्यान ये रखना है कि जो दवाई उपचार करेंगे, जो प्रबंध लिखेंगे वो वहाँ पे बच्चे के हिसाब से लिखेंगे और यहाँ पर एक जनरल रोगी मान कर लिखेंगे। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। बाकी ज़्यादा मेहनत नहीं कीजिएगा कि उसी क्वेश्चन को चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में भी खूब पढ़े और MSN में भी खूब पढ़े। उससे बढ़िया है कि दूसरा क्वेश्चन पढ़े ताकि और ज़्यादा आपको नॉलेज होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो प्रश्न है MSN 2 का है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। अर्थराइटिस के बारे में लेकर आए हैं, अर्थराइटिस के बारे में। और अर्थराइटिस के बारे में इसका प्रकार देखेंगे, कारण देखेंगे, लक्षण देखेंगे, निदान देखेंगे, उपचार देखेंगे, नर्सिंग प्रबंध देखेंगे। अब इसमें से मान गए आपको पूछ देगा कि अर्थराइटिस का 3 जो है लक्षण लिखे तो लक्षण लिख दीजिएगा। पूछ देगा निदान लिखे तो निदान लिख दीजिएगा। पूछ देगा उपचार लिखिए तो उपचार लिख दीजिएगा। इसी प्रकार से 4-5 बीमारी का नाम दे देगा और सबसे जो है कुछ ना कुछ पूछ देगा, या कारण, लक्षण या उपचार या कुछ भी पूछ देगा। तो आप लोग अगर डिटेल में पढ़ लीजिएगा तो आप आराम से लिख दीजिएगा। और मैं वही करता हूं, क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ा देता हूं ताकि आपको कुछ भी पूछ ले तो जो है आप उसको लिख सके। ठीक है, चलिए देखिए, अर्थराइटिस के बारे में हमको पढ़ना है। अब अर्थराइटिस का प्रकार पूछेंगे, ठीक है, पूछेगा तो देखिए, जैसे अर्थराइटिस होता क्या है तो यह एक संधि विकार है, ज्वाइंट डिसऑर्डर है। देखिए, अर्थराइटिस मतलब अर्थो से ही अर्थराइटिस बना है। अर्थराइटिस हम लोग पढ़े हैं कि आइटिस लग जाता है तो इन्फ्लामेशन हो जाता है, और इन्फ्लामेशन मतलब कोई भी समस्या, सूजन हो, दर्द हो, घाव वगैरह हो, तो जब वो कोई भी शरीर का अंग में अगर कोई प्रभावित होता है तो उसमें हम आइटिस लगा देते हैं तो ये बन जाता है उसका क्या चीज़, इन्फ्लामेशन वाला, मतलब रोग से ग्रसित वाला। तो इसी प्रकार से अगर ज्वाइंट हड्डी में अगर कोई प्रॉब्लम होगा और उसमें आइटिस लगा देंगे तो यह अर्थराइटिस हो जाएगा। मतलब यह ज्वाइंट का, हड्डियों का रोग होता है। समझ गए? यह एक संधि विकार है, ज्वाइंट डिसऑर्डर है, ज्वाइंट का रोग है, जो हड्डी का ज्वाइंट होता है उसमें समस्या होता है, जिसमें एक या एक से अधिक संधियों में प्रदाह इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब इन्फ्लामेशन के बारे में जानते हैं कि इन्फ्लामेशन जो है हो सकता है दर्द होगा, हो सकता है वहाँ पे दर्द होने के साथ सूजन होगा, हो सकता है वहाँ पे घाव हो जाएगा। तो यही इन्फ्लामेशन में तरह तरह की चीज़ें हो सकता है। समझ गए? चलिए, तो क्या समझे अर्थराइटिस के बारे में? तो अर्थराइटिस एक ज्वाइंट प्रॉब्लम है, ज्वाइंट डिसऑर्डर है, यानी संधि विकार है, जिसमें हड्डी के ज्वाइंटों में समस्या उत्पन्न होता है, जिसमें एक या एक से अधिक ज्वाइंटों में जो है प्रॉब्लम होगा, संधियों में, उसमें जो है इन्फ्लामेशन हो जाता है और यही जो है आपका क्या होता है, अर्थराइटिस होता है। सिंपल भाषा में समझिए कि अर्थराइटिस जो ज्वाइंट होता है हड्डी के, उसमें जो है समस्या उत्पन्न होता है, उसी को जो है हम लोग अर्थराइटिस बोलते हैं। अब ये एक ज्वाइंट में हो सकता है या शरीर के एक से अधिक ज्वाइंटों में ये चीज़ें हो सकता है, जैसे दर्द हो, सूजन हो, कुछ भी हो सकता है ज्वाइंट में। समझ गए? तो यही होता है आपका अर्थराइटिस। समझ गए? चलिए, अर्थराइटिस के प्रकार को अब हम लोग को देखना है। यहाँ पे अब हम लोग को क्या देखना है, अर्थराइटिस के प्रकार देखना है। ठीक है, अर्थराइटिस के प्रकार चलिए देखते हैं। तो देखिए, अर्थराइटिस का जो निम्न प्रकार है और देखिए कौन कौन से प्रकार है। देखिए यहाँ पे बहुत ही शानदार प्रश्न है। अब देखिए, यहीं पे लड़का फंस किया जाता है कि आपसे जो है ये जो प्रकार है अर्थराइटिस के बारे में नहीं पूछकर कहेगा कि जैसे ऑस्टियो अर्थराइटिस है ना, ऑस्टियो अर्थराइटिस। इसी प्रकार से आपको है एक नीचे में देखिए रिमोटॉइड अर्थराइटिस है ना, रिमोटॉइड अर्थराइटिस है और एक सेप्टिक अर्थराइटिस है। ये 3 अर्थराइटिस होता है, 3 प्रकार के। अब देखिए, इसी में क्वेश्चन जो है पूछ देगा आपसे कि बताइए रिमोटॉइड जो अर्थराइटिस होता है क्या है, इसका कारण, लक्षण, निदान लिखे। तो सब जो है चीजें यही होगा, बस आपको जो है रिमोटॉइड अर्थराइटिस से शुरू करना है। रिमोटॉइड अर्थराइटिस के बारे में बताना है, इसका कारण, लक्षण, निदान जो कि आगे हम लोग देखेंगे उसको लिख देना है। ठीक है, अर्थराइटिस के बारे में नहीं लिखकर आपको रिमोटॉइड अर्थराइटिस के बारे में लिखकर और इसका कारण, लक्षण, निदान सब चीज लिख देंगे तो आपका रिमोटॉइड अर्थराइटिस के बारे में हो जाएगा। ठीक है,
अगर आपसे पूछ देगा कि नहीं ऑस्टियो अर्थराइटिस के बारे में बताइए, तो आपको सभी चीज़ें नहीं लिखकर ऑर्थो अर्थराइटिस के ऑस्टियो अर्थराइटिस के बारे में लिखकर और उसके बाद इसका कारण, लक्षण, निदान। कारण क्या होगा? अर्थराइटिस का जो कारण होगा वही ना इसका कारण होगा, तो ही चीज़ें हैं, कॉमन चीज़ें होता है। ठीक है, देखिए तो ऑस्टियो अर्थराइटिस पहला है। इसे देखिए डिजेनेरेटिव, देखिए इसे डिजेनेरेटिव ज्वाइंट डिजीज भी कहते हैं। इसमें प्रायः अधिक उम्र के कारण आर्टिकुलर कार्टिलेज, सब कॉन्ड्रियल बोन नष्ट होने लगते हैं, जिसके कारण वह संधियों में तेज दर्द होता है। देखिए ऑस्टियो अर्थराइटिस होता है कि यह जो डीजेनरेटिव ज्वाइंट डिजीज भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? डीजेनरेटिव ज्वाइंट डिजीज भी इसे कहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि ऑस्टियो अर्थराइटिस को डीजेनरेटिव ज्वाइंट डिजीज भी कहते हैं। इसमें होता यह है कि जब व्यक्ति का अधिक उम्र होता है ना, तो अधिक उम्र होने के कारण उसमें आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो कि आप लोग पढ़े होंगे, कार्टिलेज एक हड्डी होता है, तो ये जो आपका आर्टिकुलर जो कार्टिलेज होता है और जो सब कॉन्ड्रियल बोन होता है वो नष्ट होने लगता है, जिसके कारण बस जो है संधि में, ज्वाइंट में तेज दर्द होने लगता है, और यही जो है आपका होता है ऑस्टियो अर्थराइटिस। समझ गए? सीधा समझिए, ऑस्टियो अर्थराइटिस का मतलब होता है कि इसे डीजेनरेटिव ज्वाइंट कहते हैं, और इसमें जो है प्रायः अधिक उम्र जब होता है तो उसके कारण जो है हड्डियों में जो है सब कॉन्ड्रियल और आर्टिकुलर कार्टिलेज नष्ट होने लगता है, जिसके कारण बस ज्वाइंट में तेज दर्द होने लगता है, एक्यूट पेन होने लगता है। समझ गए? तो ये आपका हो जाता है ऑस्टियो अर्थराइटिस, पहला समझ गए। दूसरा यहाँ पे देखिएगा क्या है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है? इसमें ज्वाइंट्स के साइनोवियल कैप्सूल में परदाह इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब साइनोवियल ज्वाइंट आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में कि साइनोवियल ज्वाइंट कहाँ पे होता है, तो देखिए रूमेटॉइड अर्थराइटिस वे अर्थराइटिस होता है कि जिसमें इसमें ज्वाइंट्स के साइनोवियल कैप्सूल में परदाह हो जाता है। मतलब रूमेटॉइड अर्थराइटिस आपके बारे में पूछेगा कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में बताइए, तो लिखिएगा कि जो संधि है, संधि यानी ज्वाइंट्स के साइनोवियल जो है, साइनोवियल कैप्सूल में पर्दा हो जाता है। मतलब जो ज्वाइंट होता है उसमें जो साइनोवियल कैप्सूल होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, और यही जो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहलाता है। समझ गए कि जो साइनोवियल कैप्सूल है उसमें पर इन्फ्लामेशन, पर्दा हो जाता है उस ज्वाइंट के कैप्सूल में। किस कैप्सूल में? साइनोवियल कैप्सूल में, और यही रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाए। अब इन्फ्लामेशन जानते हैं, सूजन, दर्द, कुछ भी हो सकता है इन्फ्लामेशन में। समझ गए? चलिए तीसरा है सेप्टिक अर्थराइटिस। सेप्टिक अर्थराइटिस क्या होता है कि किसी संक्रमण के कारण, ज्वाइंट में सेप्सिस के कारण होने वाला अर्थराइटिस सेप्टिक अर्थराइटिस कहलाता है। देखिए अब ये है सेप्टिक अर्थराइटिस मतलब होता है संक्रमित जो है अर्थराइटिस। अब ये कब होता है कि जब ज्वाइंट्स में जो है सेप्टिक मतलब संक्रमण के कारण, सेप्सिस के कारण जो भी होने वाला समस्या होता है उससे जो है अर्थराइटिक सेप्टिक्स यानी अर्थराइटिस सेप्टिक अर्थराइटिस कहलाता है। समझ गए? क्या लिखेंगे कि ज्वाइंट में संक्रमण के कारण उत्पन्न होने वाला समस्या को सेप्टिक अर्थराइटिस कहते हैं। समझ गए? नॉर्मल सी है। तीसरा हो गया। चलिए सेप्टिक के मतलब होता है कि संक्रमण से होने वाला समस्या। समझ गए? चौथा है अर्थराइटिस और भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे गाउट रोग डिजीज, स्टील डिजीज आदि। देखिए अर्थराइटिस जो है अलग अलग प्रकार से हो सकता है, जो कि 3 ऊपर में था आपको बता दिए हैं। एक है ऑस्टियो अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, और एक था आपका यहाँ पे क्या चीज़? सेप्टिक अर्थराइटिस। 3 इंपॉर्टेंट बता दिए हैं, एग्जाम में इसी 3 में से किसी के बारे में पूछ सकता है। ठीक है? और चौथा है कि और भी अन्य जो अर्थराइटिस कई प्रकार के होता है, जैसे गाउट रोग डिजीज, और एक है स्टील डिजीज। समझ गए? तो ये आपका लिख दीजिएगा अन्य में कि अर्थराइटिस और भी प्रकार का होता है, जैसे गाउट रोग और स्टील डिजीज। समझ गए? चलिए अब देखिए अर्थराइटिस अगर किसी को होता है तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देता है। इसके मुख्य लक्षण निम्न है, क्लिनिकल फीचर। चलिए देख लेते हैं कि अगर किसी को अर्थराइटिस होता है मतलब जोड़ों में दर्द होगा ज्वाइंट में, तो उसको जो है क्या क्या होता है, तो इसको चलिए देखते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आपसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में पूछे, अगर सेप्टिक अर्थराइटिस के बारे में पूछे, अगर ऑस्टियो अर्थराइटिस के बारे में पूछे, ये तीनों जो प्रकार है ना, तीनों, इस तीनों के बारे में मेनली तीनों के बारे में पूछे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में लिखिए, तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में लिख दीजिएगा कि इसके ज्वाइंट के जो साइनोवियल कैप्सूल है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, और वही जो है होता है आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ये लिख दीजिएगा। इसके बारे में जो लक्षण, जो कारण, जो उपचार होगा, सब चीज़ें ही सेम लिखिएगा जो कि आगे बताने जा रहे हैं। ठीक है? चलिए सिर्फ डिफिनेशन में अंतर कर दीजिएगा, जो जिसका डिफिनेशन होगा लिखिएगा, बाद बाकी लक्षण कारण सब वही होगा। ठीक है? जैसे देखिए
लक्षण होगा जोड़ों में दर्द होना, मतलब अर्थरेलेजिया होगा, क्योंकि जब ज्वाइंट में जड़ होगा तो जोड़ों में दर्द होगा ही होगा। जोड़ों में सूजन होना, स्वेलिंग इन ज्वाइंट, और यही जो है अर्थराइटिस होता है। उसके बाद जोड़ों में कठोरता आना, मतलब स्टिफनेस इन ज्वाइंट, हाथ या पैर हिलने में परेशानी होने की इनएबिलिटी इन मूवमेंट, मतलब जो हाथ पैर है उसको हिलाने में परेशानी होगा क्योंकि दर्द होगा। थकान, फैटिग होगा, जब ज्वाइंट ही काम नहीं करेगा तो थकान तो महसूस होएगा ही ना, यही चीज़ है। नेक्स्ट आपका नींद ना आना, लैक ऑफ स्लीप, क्योंकि दर्द है तो नींद कैसे आएगा। उसके बाद है शरीर में लोचशीलता कम होना, लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, शरीर आपका आसानी से जो इधर से उधर मुड़ जा रहा है उसमें समस्या उत्पन्न होने लगेगा। शरीर में ज्वाइंट में जो है अकड़ापन आने लगेगा, नींद नहीं आएगा आपको, थकान होगा, हाथ पैर हिलाने में परेशानी होगा, जोड़ों में कठोरता आने लगेगा, ठीक है, जोड़ों में सूजन हो जाएगा, जोड़ों में दर्द होगा। ये सब जो है लक्षण दिखाई देता है एक अर्थराइटिस वाले पेशेंट को, समझ रहे हैं ना। चलिए, ये हो गया आपका निदान। अब क्या है इसका निदान, देखिए निदान क्या है। तो सबसे पहले कोई भी बीमारी हो उसका शारीरिक फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, इतिवृत्ति लिया जाएगा, ब्लड एग्जामिनेशन होगा कि किसके कारण से इसके ज्वाइंट में पेन हो रहा है या सूजन है, ठीक है, तो ये चीज़ ब्लड इन्वेस्टिगेशन होगा। उसके बाद हड्डी है तो एक्सरे हो सकता है, CRP टेस्ट होता है, ESR टेस्ट होता है, CRP यूरिक एसिड का भी टेस्ट होता है, CT स्कैन होता है, MRI होता है। ये सब बहुत सारे चीज़ों को जो है आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अब इसका उपचार क्या क्या होगा देख लीजिए। उपचार में देखिए, तो इसमें उपचार किसी भी अर्थराइटिस वाले पेशेंट को जिसको जोड़ों में दर्द है तो उसको क्या क्या होता है। देखिए, ज्वाइंट पेन को कम करने के लिए रोगी को NSAIDs मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग दी जाती है। क्या चीज़, NSAID का, देखिए NSAID का फुल फॉर्म देख लीजिए, NSAID नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग दिया जाता है, जो कि क्या करता है, आपका प्रदाह को रोकता है, जैसे दर्द हो सूजन हो को रोकता है। कौन, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, समझ गए। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग से पहले क्या कीजिएगा कि NS लगा दीजिएगा, NS नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, समझ गए। पहला तो उपचार में ये दवाइयाँ NSAID दवाइयाँ देंगे, ठीक है। दूसरा है रोगी को फिजियोथेरेपी दिया जाता है, जिसको ज्वाइंट में पेन होता है ना उसको भौतिक चिकित्सा फिजियोथेरेपी दिया जाता है, जिसमें एक्सरसाइज करवाया जाता है, सेकाई किया जाता है, तो ये चीज़ है, ठीक है। तीसरा है संक्रमण से उपचार के लिए एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, जिसको अगर सेप्टिक जो पढ़े हैं ना, तीसरा वाला सेप्टिक अर्थराइटिस, संक्रमण के कारण अगर अर्थराइटिस में कोई प्रॉब्लम होगा तो संक्रमण का उपचार के लिए एंटीबायोटिक दिए देते हैं। चौथा है रोगी को NSAIDs टॉपिकल ऑइंटमेंट का लेप करने के लिए भी कहा जाता है, मतलब जो भी ऐसे एंटी इन्फ्लामेटरी जो ऑइंटमेंट आता है, क्रीम आता है, उसको जो है दर्द वाले भाग पर लगाने के लिए, लेप लगाने के लिए कहा जाता है, ठीक है। टॉपिकल ऑइंटमेंट लेप वही चीज़ है, समझ गए। पांचवा है रूमेटिक अर्थराइटिस के उपचार के लिए। देखिए, रूमेटिक अगर अर्थराइटिस आपसे अगर पूछेगा तो इसके उपचार के लिए जो है मेथोट्रेक्सेट, मेट्रोट्रेजेट, देखिए मेथोट्रेजेट या सल्फेसिलेजाइन का भी उपयोग किया जाता है, जिसको अगर रूमेटिक अर्थराइटिस हुआ है, रिमोटॉइड अर्थराइटिस अगर जिसको हुआ है उसको मेथोट्रेजेट एंड सल्फेल्साजाइन दवाइयाँ जो है इसको दिया जाता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस वाले को। दोनों याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है, समझ गए। चलिए, मेथोट्रेजेट एंड सल्फेस्लेजाइन, समझ गए। सल्फेस्लेजाइन और मेथोट्रेजेट रूमेटिक अर्थराइटिस के उपचार के लिए दवाई है। देखिए, मैं आपको बार बार कहता हूँ, जहाँ भी दवाई के नाम आ रहा है, अगर दवाई का नाम याद नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि अर्थराइटिस वाले पेशेंट को कौन से अर्थराइटिस, रूमेटिक अर्थराइटिस में ये दो दवाइयाँ का उपयोग किया जाता है, समझ गए, जिससे बार बार नज़र के सामने आएगा तो याद होगा, समझ गए। गंभीर स्थिति में ज्वाइंट रिप्लेसमेंट भी किया जाता है, इसमें आर्थरोडेसिस, सियानोवेक्टोमी एंड आर्थरोप्लास्टी की जाती है। इसमें होता यह है कि अगर गंभीर संक्रमण हो चुका है और उसके जो ज्वाइंट है उसमें बहुत ज़्यादा संक्रमण घुस चुका है और उसे जो है ख़राब कर दिया है, या किसी कारण से ज्वाइंट अगर एकदम बहुत ही गंभीर स्थिति में है तो उसमें जो ज्वाइंट का रिप्लेसमेंट किया जाता है। और जो है इसमें जो है आर्थरोडेसिस होता है, उसके बाद होता है साइनोवेक्टोमी होता है, और उसके बाद होता है आर्थरोप्लास्टी की जाती है। तीनों याद रखिएगा, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट में आर्थरोडेसिस एंड साइनोवेक्टोमी और आर्थरोप्लास्टी, समझ गए। चलिए, अब नर्सिंग मैनेजमेंट हम लोग देखते हैं, नर्सिंग प्रबंध कि नर्स इसमें क्या क्या करेगी। तो हम लोग उपचार में क्या क्या देखें, NSAID दवाइयाँ, एंटीबायोटिक दवाइयाँ, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, ये सब जो हम लोग देखे हैं ना, तो ये सब जो है कैल्शियम की दवाइयाँ दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है आपका
ये सब जो चीज़ें हैं आप लोग देख लीजिए। रूमेटाइटिक अर्थराइटिस के लिए मेथोट्रेक्जेट एंड सल्फेल्साजाइन दिया जाता है, एंड टॉपिकल वाइटमेंट लगाया जाता है, लेप। तो ये सब जो चीज़ें हैं किया जाता है उपचार में। अब नर्सिंग प्रबंध देखिए, नर्सिंग प्रबंध तो मैं बताता बेकार हूँ क्योंकि बहुत बार बता चुका हूँ। नर्स जो है एक सहायक के काम करती है किसी भी रोग में, समझ गए। तो वो जो भी डॉक्टर उसको सजेस्ट करते हैं प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार जो है देखभाल नर्स करती है, समझ गए। चलिए फिर भी देख लेते हैं। रोगी के दर्द तीव्रता को पूछकर नोट किया जाता है। रोगी के कितना ज़्यादा दर्द है पूछकर नोट किया जाता है। दर्द की जगह पर हॉट या कोल्ड एप्लीकेशन किया जाना चाहिए। अब जैसा उसको रोगी का दर्द है वैसा हॉट या कोल्ड एप्लीकेशन के द्वारा दर्द को कम करते हैं, ठीक है। रोगी को सभी दवाइयाँ नियमित रूप से देना चाहिए। उसके बाद है रोगी को भारी कार्य नहीं करने देना चाहिए क्योंकि उसका जॉइंट में प्रॉब्लम है। रोगी को प्रभावित जोड़ों को पर्याप्त आराम देना चाहिए। उसके बाद डॉक्टर के निर्देशानुसार NSAIDs का प्रयोग करना चाहिए, समझ गए। तो ये आपका 6 था। 7वां है यहाँ पे देखिए NSAID, समझ गए ना कि नॉन NSAID, समझ गए। चलिए उसके बाद है जोड़ों की सक्रियता, नॉन स्टेरॉयडल दवाई। जोड़ों की सक्रियता के लिए फिजियोथेरेपी प्रदान की जाती है ताकि जो जॉइंट मूवमेंट है बना रहे। 8वां है रोगी को संतुलित आहार देना चाहिए जिसमें प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में हो, बिल्कुल सही है। उसके बाद 9वां है कि रोगी का जैविक चिन्हों का नियमित रूप से आकलन करना चाहिए क्योंकि दर्द के कारण हो सकता है व्यक्ति में और जो ज़्यादा समस्या है हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अर्थराइटिस से संबंधित अगर आपके क्वेश्चन अगर पूछेगा तो जो है आप लोग लिख देंगे, चाहे वो आपका सेप्टिक अर्थराइटिस हो, रिमोटॉइड अर्थराइटिस हो या ऑस्टियो अर्थराइटिस हो, कोई भी अर्थराइटिस आपके पूछेगा तो जो है आप लोग उसको लिख दीजिएगा और कारण लक्षण सब में यही लिख दीजिएगा, उपचार, समझ गए। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पुटेशन। बहुत VVI क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए। 5 नंबर के लिए या ज्ञान के लिए जो है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एम्पुटेशन नर्सिंग देखभाल, इसमें क्या क्या होगा एम्पुटेशन वाले मरीज का। चलिए देखते हैं कि एम्पुटेशन होता क्या है। अगर आपको कहीं भी एम्पुटेशन शब्द सुनने को मिलता है या एम्पुटेशन अगर पर्चे पर देखते हैं तो समझ जाना चाहिए कि एम्पुटेशन का मतलब क्या होता है। देखिए एम्पुटेशन क्या है? शरीर के किसी भाग यानी पार्ट या अंग का आघात, ट्रॉमा व शल्य क्रिया द्वारा शरीर से अलग होना एम्पुटेशन कहलाता है। जैसे किसी व्यक्ति को हाथ में घाव हो चुका है और हाथ में घाव इतना ज़्यादा जटिल हो चुका है कि उससे जो है ठीक होने वाला नहीं है। अब उसका एक ही काम है कि उस हाथ को जो है काट के अलग कर दिया जाए, हटा दिया जाए। तो यही जो है एम्पुटेशन होता है। मतलब शरीर के किसी भाग को सर्जरी के द्वारा या जो ट्रॉमा अंग का जो चोट लगा है ना, शरीर के किसी भाग में चोट है, आघात है या शल्य क्रिया के द्वारा शरीर के अलग होना ही एम्पुटेशन कहलाता है। अब देखिए कभी कभी होता है कि किसी व्यक्ति के ट्रेन से कट जाता है हाथ पैर, तो वो भी क्या है, एक एम्पुटेशन ही है, ठीक है। या सर्जरी के द्वारा जो है उस अंग को हटाया जाता है जो अंग प्रभावित है, तो ये भी एक एम्पुटेशन ही होता है। मतलब किसी भी कंडीशन में अगर शरीर का अंग जो है अलग हो रहा है तो उससे जो है हम लोग एम्पुटेशन कहते हैं, समझ गए। अब कहीं भी एम्पुटेशन शब्द आएगा तो समझ जाएंगे कि वो एम्पुटेशन मतलब इसका शरीर का कोई भी पार्ट जो है अलग हो चुका है, समझ गए, या अलग किया गया है सर्जरी के द्वारा, या ट्रेन में कट गया है, या एक्सीडेंट में इसका पैर जो है कट गया है, कुछ भी हो सकता है, या आघात लगने के कारण जो है शरीर इसका क्या है, ट्रोमा के कारण, चोट लगने के कारण शरीर का ये अंग जो है ख़त्म हो चुका है, तो ये जो है शरीर से अलग हो जाएगा कोई भी भाग शरीर का, तो ये एम्पुटेशन होता है, समझ गए। अब इसका इटियोलॉजी देखते हैं, कारण देखते हैं कि क्या क्या कारण होता है जिसमें शरीर का अंग जो है, शरीर का भाग जो है अलग होता है, समझ गए। देखिए एम्पुटेशन करने या होने के निम्न कारण होते हैं। देखिए एम्पुटेशन किया भी जाता है और ऑटोमेटिक होता भी है। कैसे? अगर मानिए किसी का जो है रेलवे लाइन पर गया और उस पर सो गया, सोने से उसका हाथ पैर या कट गया, तो या जो है मशीन में हाथ कट गया, कभी कभी होता है ना कि मशीन में चलते चलते मशीन में हाथ घुस गया और हाथ कट गया, मतलब उसका जो है एम्पुटेशन हुआ है। या करने का कारण क्या होता है, तो जो किया जाता है तब जब किसी को अगर घाव हो चुका है, वो अंग अगर बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो चुका है और उसको एक ही अब रास्ता बचा हुआ है कि उसको काट के हटा दिया जाए, वरना वो और ज़्यादा अंगों में पर फैल जाएगा, तो इसलिए उस अंग को काट के हटा दिया जाता है सर्जरी के द्वारा। तो ये जो है होता है, ये है एम्पुटेशन किया भी जाता है, और एम्पुटेशन जो है ऑटोमेटिक, कहीं एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उसमें भी हो जाता है, समझ गए। सीधा समझिए कि एम्पुटेशन मतलब होता है कि शरीर का भाग अलग हो जाना, ठीक है। चलिए अब इसका एम्पुटेशन करने या होने का कारण देखिए क्या क्या होता है, समझ गए। देखिए पहला है परिसंचरण रोग, सर्कुलेटरी डिसऑर्डर, जैसे गंभीर अवरोध, सेवर ब्लॉकेज मतलब शरीर के जो सर्कुलेटरी सिस्टम है जहाँ पे रक्त प्रवाह हो रहा है,
तो शरीर का जो सर्कुलेटरी डिसऑर्डर का मतलब है कि जो परिसंचरण रोग, जैसे आपका शरीर में जो परिसंचरण ब्लड इधर से उधर जा रहा है, मान गए आपके शरीर में ब्लड जो है आपके हाथ तक नहीं पहुंच रहा, ब्लॉकेज हो चुका है, आपका जो है नस ब्लॉक हो गया है, नस दब गया है, वहाँ से जो है ब्लड बिल्कुल आ ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, ब्लड नहीं आएगा तो हाथ सूख जाएगा, उस हाथ का क्या होगा, कोई अनयूजुअल हो जाएगा और हो सकता है उससे और ज़्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए संपूर्ण शरीर में। तो इसके लिए जो है उस हाथ को मानिए हटा दिया गया, तो यही जो होता है एम्पुटेशन होता है। तो सर्कुलेटरी डिसऑर्डर के कारण भी जो है हो सकता है कि आपका शरीर का कोई भाग हटाना पड़े, समझ गए। कैंसर, नियोप्लाज्म कैंसर, जैसे लाइपोस्कैम, स्तन कैंसर आदि। जैसे देखिए कैंसर में भी होता है कि जिस भी अंग में अगर कैंसर हुआ है तो उसको अलग कर दिया जाता है, सर्जरी के द्वारा हटा दिया जाता है शल्य क्रिया के द्वारा उस अंग को, ताकि जो वो कैंसर हुआ है वो और ज़्यादा अंगों तक न फैले, वो कैंसर जो सेल है वो बॉडी के और पार्टों को जो है न पार्टों तक न फैले, इसके लिए जो है तुरंत उस अंग को हटा दिया जाता है सर्जरी के द्वारा। तो ये जो है कैंसर में भी होता है, जैसे लाइपोस्काम, लाइपोएस्कोमा और ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर। स्तन कैंसर का जो किया जाता है सर्जरी उसको मैस्टेक्टोमी कहते हैं ना, तो उसके द्वारा स्तन कैंसर को जो है क्या किया जाता है, सर्जरी किया जाता है। तो यही जो है आपका होता है क्या चीज़, समझ गए ना, एम्पुटेशन मतलब शरीर के भागों का अलग करना, समझ गए। अब है गंभीर चोट लगना, सेवर ट्रॉमा। सेवर ट्रॉमा का मतलब होता है कि जैसे गंभीर चोट लग जाना। अब होता है कि दुर्घटना, एक्सीडेंट, ऊंचाई से गिरना, फॉलिंग फ्रॉम हाइट, किसी मशीन में हाथ पैर आना। जैसे देखिए होता है कि कभी कभी देखते होइएगा कि जो गांव में होता है कि जो देखते होइएगा धान वान का जब कटाई होते रहता है तो जो मशीन होता है उसमें देखते होइएगा कभी कभी हाथ जो है चला जाता है, तो हाथ चले जाता है तो उसमें जो पंखी रहता है वो काट देता है हाथ को, तो पूर्ण तरीका से ही काट देता है या थोड़ा मोड़ा जो लगा हुआ रहता है, तो उसको जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर कहता है कि नहीं तुमको ये हटाना ही पड़ेगा क्योंकि ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो उसको सर्जरी के द्वारा फिर से अलग कर दिया जाता है, ठीक है। या कोई भी दुर्घटना ऐसे हुआ, एक्सीडेंट जिसमें पैर बिल्कुल तरीका से जो है ख़त्म हो चुका है, उसको जो है अब ज्वाइंट होने का कोई उम्मीद ही नहीं है, तो उसको जो है सर्जरी के द्वारा अलग कर दिया जाता है, ठीक है। विकलांग तो हो ही जाता है बट उसको अब कोई चांस ही नहीं है तो अलग करना ही पड़ता है, तो ये अलग कर दिया जाता है कोई गंभीर चोट लगने से, अगर कोई शरीर के किसी भाग में प्रॉब्लम है तो, समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शरीर में विकृतियां होना मतलब डिफॉर्मेटिज, जैसे अतिरिक्त उंगली होना, मुड़ी हुई विकृतियां, अस्थि। अब देखिए शरीर में विकृतियां होना मतलब कोई बच्चा अगर जन्म लेता है तो उसको 5 हाथ के जगह पर अगर 5 उंगली के जगह पर 6 उंगली है, 7 उंगली है, तो उसको ऑपरेशन के द्वारा हटा दिया जाता है जो एक्स्ट्रा है। या कुछ ऐसे मुड़ी हुई विकृतियां, अस्थि है, हड्डी है जो कि मुड़ी हुई है, जो कि फालतू का है शरीर में और वो जो है शरीर में फालतू सा है, तो उसको जो है सर्जरी के द्वारा हटा दिया जाता है। तो यही जो होता है आपका क्या होता है, शरीर में विकृतियां होना, मतलब विकृतियां मतलब फालतू के चीज़ों को होना, समझ गए। मधुमेह के कारण गैंग्रीन होना, डायबिटिक गैंग्रीन अगर होता है तो उस कंडीशन में भी एम्पुटेशन किया जाता है। लंबे समय से गहरा घाव है, अगर शरीर में किसी भी चीज़ में अगर आपको घाव लंबे समय से है और नहीं छूट रहा है तो लास्ट चांस यही होता है कि उस घाव के चलते संपूर्ण शरीर प्रभावित न हो, इसके लिए उस अंग को ही हटा दिया जाता है, समझ गए। चलिए, किसी प्रकार का संक्रमण जैसे ऑस्टियोमेलाइटिस जो है, इस संक्रमण के कारण भी जो है आपको उस ऑस्टियोमेलाइटिस जब होगा मतलब शरीर में के ऑस्टियो में संक्रमण होगा तो जो है उसको उस भाग को हटा दिया जाएगा एम्पुटेशन में। विषैले प्रभाव मतलब टॉक्सिक स्टेज, अब शरीर के किसी भाग में अगर विषैला चीज़ फैल रहा है तो उसे एम्पुटेशन के द्वारा हटा दिया जाता है। मतलब समझ गए ना कि जो भी कारण होगा उसके कारण से होने वाला जो भी शरीर के अंग होगा उस अंग को जो है लास्ट चांस यही रहता है कि एम्पुटेशन कर देना, मतलब अलग कर देना, समझ गए। चलिए, अब 1-2 बार पढ़ने के लिए आप जो है जाइएगा rmnursing.blogspot.com पर, वहाँ पे पढ़ सकते हैं, पूरा के पूरा वहाँ पे आपको दिया रहेगा, ठीक है। देखिए नर्सिंग प्रबंध में क्या होगा, पहला है पेन साइट को स्थिर रखने के लिए उचित उपाय किए जाते हैं एवं रोगी को इससे स्थिर रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। देखिए जिस भी साइट में अगर प्रॉब्लम हो तो उस साइट को स्थिर रखने के लिए रोगी को क्या किया जाता है, स्थिर रखने के लिए रोगी को प्रोत्साहित किया जाता है ताकि रोगी जो है कंट्रोल कर सके पेन को, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है आपका, रोगी को डॉक्टर द्वारा निर्देशित एनाल्जेसिक दिए जाते हैं। दर्द को कम करने के लिए रोगी को क्या करते हैं कि उससे जो है एनाल्जेसिक दवाइयाँ देते हैं, क्योंकि शरीर से कोई भाग अलग हो जाएगा तो थोड़ा मोड़ा दर्द होगा। आप लोग जानते ही हैं कि ब्लीडिंग का तो बात ही छोड़ दीजिए, दर्द कितना काफ़ी होगा, तो इसके लिए एनाल्जेसिक दवाइयाँ दिया जाता है।
पेशेंट को दर्द को कम करने के लिए जो है ऊपर की तरफ उठा कर पेन साइट को कहते हैं कि ऊपर की ओर जो है इसे रखें और उचित उपाय करते हैं और जो है उसे स्थिर रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। समझ गए। चलिए तीसरा है, देखिए यदि दर्द हो तो ओपॉइड एनाल्जेसिक भी दिए जाते हैं। अगर तीव्र दर्द हो, एक्यूट पेन हो, तो उसे जो है ओपॉइड एनाल्जेसिक भी देते हैं। समझ गए। चौथा है, रोगी को संतुलित आहार प्रदान करना चाहिए जिससे जो ऐसा रोग ना हो। ठीक है। पांचवा है कि रोगी को उचित पोजीशन प्रदान करना चाहिए। किसी को अगर एम्पुटेशन हो चुका है, शरीर का कोई भाग अलग हो चुका है, तो उसे जो है उसी अनुसार से उसे पोजीशन देना चाहिए। समझ गए। छठा है, रोगी को टीपीआर एवं बीपी चार्ट, टीपीआर मतलब टेम्परेचर, पल्स और रिस्पायरेशन, समझ गए ना, एवं बीपी चार्ट तैयार करना चाहिए जिससे किसी भी जटिलता का शीघ्र से निदान किया जा सके, क्योंकि उसके शरीर में एम्पुटेशन हुआ है तो उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो टीपीआर और बीपी का चार्ट बनाना चाहिए जिससे कोई भी जटिलता समस्या दिखे तो तुरंत उसका इलाज हो सके। समझ गए। चलिए आखिरी है 7वां नंबर, रोगी को कृत्रिम उपकरण प्रदान करने चाहिए जैसे बैसाखी वॉकर आदि। अगर किसी पेशेंट को हाथ नहीं है, किसी पेशेंट को अगर पैर हट चुका है तो उसके लिए तो उसे उपकरण चाहिए ना, वो किसके द्वारा चलेगा, तो इसके लिए बैसाखी देते हैं और वॉकर देते हैं जिसके सहारे से पेशेंट अपना चल सकता है। तो ये जो है आपका होता है क्या चीज़, एम्पुटेशन। एम्पुटेशन के बारे में समझ गए। एक दो बार पढ़ लीजिएगा और आपको समझ में पूरा आ ही गया होगा। और प्रैक्टिस के लिए ध्यान में लंबे समय तक रखने के लिए rmnursing.blogspot.com पर जाइए, गूगल पर सर्च कीजिए और वहां से आप जो है इसको पढ़ सकते हैं नर्सिंग ज्ञान पर क्लिक करके। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय।